ओके, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, मैंने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा मैंने सोल्यूशन में जो कंटेंट्स लिखे थे चैप्टर के वो क्या थे। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने बोला था व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन। सोल्यूशन की डेफिनेशन नंबर 2 पे मैं करा चुका हूं। फर्स्ट, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ओके ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, सोल्यूट जो होता है हमेशा देख के नजरों पे मत जाओ, उसके मोल निकाल के बिलीव करो। फिर उसके बाद मैंने कराया आपको कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तीसरा नंबर बेटा यहां से शुरू हो रहा है, मैंने बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ाया था? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो है टर्म है दैट इज ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यहां पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये है मेन 12th का पोर्शन, यहां से शुरू हो रही है 12th क्लास, है ना। 12th में यही आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 होती हैं, मैंने लिखाई भी थी। तो 4 में पहली वाली शुरू हो रही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो जान ले भाई वेपर प्रेशर होता क्या है, उसके बाद बाकी कहानी पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। तो आज की हेडिंग डालिए बच्चों, बेसिक्स ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। हेडिंग डालिए, लिखिए हेडिंग क्या आज की जो मैंने बोली अभी, बेसिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ वेपर प्रेशर, बेसिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहला पॉइंट है आज का। पहले तो मैं पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर बनता कैसे है, काम कैसे करता, होता क्या है। उसके बाद पढ़ने के बाद सेकेंड पॉइंट जो आएगा वो है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquid, 2 volatile liquid, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquid, ठीक है ना। मतलब हमें ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जो क्या कंटेन करता है, 2 वोलेटाइल लिक्विड। मतलब जाहिर सी बात है, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो मान लो ये कोई सोल्यूशन है, इसमें 2 पार्ट हैं, अपन लिक्विड ए है यहाँ पे और एक लिक्विड बी है, ठीक है ना। तो ये भी वोलेटाइल है, ये लिक्विड भी वोलेटाइल है। तो एग्जांपल मान लो आपने एल्कोहल ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल वोलेटाइल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इस समय खूब हाथों में एल्कोहल डाल रहे हो सैनिटाइजर की फॉर्म में, रखा रहता हाथ में कि भाप बन के उड़ जाता है? भाप बन के उड़ जाता, तभी तो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जो भाप बन करके उड़ जाए, हाँ या ना। तो वो वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। सरसों का तेल आप रख करके घूमो, नहीं उड़ेगा, दैट इज नॉट वोलेटाइल लिक्विड। समझ गया ना। तो एक वोलेटाइल लिक्विड है एल्कोहल, दूसरा वाटर। वाटर भी वोलेटाइल होता है, इवेपोरेट होता है, थोड़ी देर में होता है। तो वाटर भी वोलेटाइल लिक्विड है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एल्कोहल प्लस वाटर का सोल्यूशन जो है वो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमें 2 चीज पढ़नी है, बेसिक्स ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है वेपर प्रेशर, और दूसरा वेपर प्रेशर क्या होगा जब आप 2 वोलेटाइल लिक्विड मिक्स करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। दोनों का वेपर प्रेशर मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद नए सिस्टम का वेपर प्रेशर कितना आएगा, कितना आएगा। आई बात समझ में ना? ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले सेकेंड पार्ट से ध्यान हटाइए, पहले पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? भाई वेपर प्रेशर होता क्या है? देखिए बेटा, इस चैप्टर में आपके पास 2 चीजें हैं सोल्यूशन में, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जान लो बेटा, सॉल्वेंट के लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे? ए। क्या यूज करोगे? ए। और सॉल्यूट के लिए क्या यूज करोगे बेटा? बी। क्या यूज करोगे? बी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बना लो।
मैक्सिमम बुक में भी यही मिलेगा आपको, और आपको चलना भी है। तो सॉल्वेंट के लिए आपको ए यूज करना है और सॉल्यूट के लिए बी, ठीक है ना। तो ये आपके पास यदि सोल्यूशन है तो सबसे पहले आपने सॉल्वेंट डाला तो सॉल्वेंट की जगह आएगा ए, फिर आपने सॉल्यूट मिलाया तो जो सॉल्यूट निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, बी। समझ में आया ना। तो यदि आप बात करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो क्या लिखोगे, जाई ए, जीटा ए, गलत बोल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 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 का क्या लिखोगे, जीटा ए, और सॉल्यूट का क्या लिखोगे, जीटा बी। नहीं है समझ में, आ गया। चलिए वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। वेपर प्रेशर होता क्या है बेटा, ये मान लो आपके पास कोई वेसल है, ये वेसल है, ओके। तो यदि कोई आपके पास वेसल है, आपके पास खूब सारा इसके अंदर लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, ओके। आपको पता है जो भी सॉल्वेंट होता है उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और जो भी मॉलिक्यूल हुआ करते हैं वो कहां आके सरफेस पर हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल आते हैं ना। तो ये मॉलिक्यूल आ गए हाई एनर्जी वाले, ठीक है ना। ये हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं। अब बेटा अंदर जो मॉलिक्यूल हैं ये भी है वही मॉलिक्यूल, मगर फर्क क्या है बेटा, ये लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं। कौन से एनर्जी वाले, हाई एनर्जी वाले हमेशा ऊपर रहते हैं, हमेशा ऊपर रहते हैं। ठीक उसी तरीके से कि अपने क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, हाई एनर्जी वाले आगे निकलेंगे, लो एनर्जी वाले बैठे रहेंगे। ऐसे ही कुछ लाइफ वाला साइंस लगता है इसमें, ठीक है बेटा। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऊपर आ जाते हैं। अब बेटा देखो, ये जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं ये नीचे क्यों है, क्योंकि ये मोह माया से ग्रसित हैं। इसे यहां से भी कोई खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, क्योंकि इनके चारों तरफ कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल है कि नहीं है। मगर देखो इन्हें यहां तो है, मगर इन्हें ऊपर से कोई खींचने वाला नहीं है। मतलब इस पे इधर का कोई खिंचाव नहीं है, ऊपर की सरफेस से कोई खिंचाव नहीं है। मगर यहां तो ऊपर की सरफेस से भी खिंचाव है कि नहीं है। वो हर तरफ से जकड़े हुए हैं, मगर ये जो सरफेस वाले हैं ये हर तरफ से जकड़े हुए नहीं है। समझ गया ना, इनकी एनर्जी ज्यादा है। बेटा ये जो मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं इनको बोलते हैं अपन बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, कौन से वाले बल्क मॉलिक्यूल हैं, कौन से, लो एनर्जी। वेरी गुड बेटा, लो एनर्जी वाले जो होते हैं ये बल्क मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, ओके। तो मैं यदि यहां पर आपने लास्ट ईयर सरफेस टेंशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो यदि मैं आपको इसकी सरफेस का व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसा व्यू बनता दिखाई देगा। ये लिक्विड है, आधा पार्ट मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल है, इसमें यहां से खिंचाओ, यहां से खिंचाओ, यहां से खिंचाओ, यहां से खिंचाओ, यहां से, यहां से, यहां से, इस मॉलिक्यूल पर, ये जो मैं बना रहा हूं, ये सेंटर में जो मॉलिक्यूल है इसमें किधर से खिंचाव रहेगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। समझ में आ रहा है, इधर से खिंचाओ, इधर से खिंचाओ, टेंशन टेंशन टेंशन। मगर अंदर वाले को देखो, ये अंदर वाला मॉलिक्यूल है, इसके इधर वाला एटम भी इसको खींच रहा है, इधर वाला भी 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 खींच रहा है। मतलब ये अपने चारों तरफ से एक स्फेरिकल जोन से खिंचाव फील कर रहा है, बट ये उस स्फेरिकल जोन से खिंचाव फील नहीं कर रहा है, थोड़ा कम खिंचाव फील कर रहा है। तो रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी किसके पास हुई, ऊपर वाले के पास कि नीचे वाले के पास, ऊपर वाले के पास। समझ गए ना। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी की वजह से ये कुछ एनर्जी ले करके एवेपोरेट हो जाते हैं। समझ गए ना, स्टीम में बदल जाते हैं, गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं, बिकॉज इनके पास एनर्जी है। तो उस एनर्जी का यूज करके कैसे बदल जाते हैं, गैस स्टेट में। थे क्या, लिक्विड, यहां तक थे लिक्विड स्टेट में, और यहां पर किस स्टेट में आ गए,
गैस। तो यहां से यहां तक का जो कार्यक्रम बना है इसको बोलते हैं मेरे बच्चे इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो पहली चीज, इवेपोरेशन कहां से होता है? केवल सरफेस से। बॉइलिंग हर जगह से होती है, बट इवेपोरेशन कहां से होता है? सरफेस से। समझ गए ना? इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से ही होता है। सो इवेपोरेशन इज ए सरफेस इवेंट। सो व्हाट वी हैव सीन, सरफेस मॉलिक्यूल्स फील्स लेस फोर्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स फील्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं कंपैरेटिव टू द बल्क मॉलिक्यूल्स, कंपैरेटिव टू द बल्क मॉलिक्यूल्स, एंड दे हैव रिलेटिवली मोर काइनेटिक एनर्जी, और इनके पास रिलेटिवली मोर काइनेटिक एनर्जी है देन द मॉलिक्यूल्स inside the beaker, inside the volume. Okay, so इनके पास relatively ज्यादा kinetic energy, and this kinetic energy is called surface energy. क्या बोलते हैं? surface energy. क्लास 11th का टॉपिक था ये, surface energy, surface tension का. So because of this surface energy, excessive surface energy, इनके पास ये एनर्जी जो होती है अतिरिक्त surface energy, इसके कारण ये क्या हो जाते हैं? evaporate हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? इवेपोरेट हो जाते हैं। दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। क्लियर? अब यदि इवेपोरेट हुए तो दो चीजें हैं, ये बीकर है बेटा, ये सरफेस है इसकी, ये इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेट होके चले गए आसमान में, अनंत में, इन्फिनिटी में, दूसरी दुनिया में चले गए, चले गए ना। इवेपोरेट होकर के क्या ये यहां पर बैठे रहेंगे इसके ऊपर? नहीं, नहीं रुकेंगे। गैस बन के चले गए, भाग गए, गैस बन के भाग गए मॉलिक्यूल सरफेस वाले। तो क्या ये, अगर ये बीकर यदि खुला हुआ है, इफ इट इज ओपन, इफ इट इज ओपन, तो क्या ये मॉलिक्यूल जो है इस लेयर के ऊपर क्या कोई प्रेशर एक्सेस करेगा? स्टीम का मॉलिक्यूल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। अरे चला गया है तो कहां करेगा? जो चीज चली गई वो क्यों करेगा? समझ गया ना? बच्चा, तुम पढ़ रहे हो अपने रूम में, बच्चे को तुमने बोला हट भाग यहाँ से, वो दूसरे रूम में जा चला गया, अब तुम्हारे सिर पे कोई प्रेशर है क्या? बट यदि रूम का दरवाजा लगा हुआ है, बाहर से किसी ने लगा दिया है, अब तुमने बच्चे को बोला ओ जा यहाँ से, वो थोड़ी दूर पे चला जाएगा, फिर से तुम्हारे सिर पे डांस करेगा ना, तो तुम्हारे सिर पे क्या है? प्रेशर है, ये पढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ये चला गया, एस्केप कर गया, एस्केप कर गया तो कोई प्रेशर नहीं है। समझ गया ना? मतलब यदि आपका बीकर खुला हुआ है, वेसल खुला हुआ है, तब तो वेपर प्रेशर की कोई बात होती ही नहीं है। दैट टाइम वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा? दैट टाइम वेपर प्रेशर इक्वल टू 0, क्योंकि डब्बा खुला है, वेपर प्रेशर इक्वल टू 0। सो इफ कंटेनर इज ओपन देन वेट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। मैं वेट की बात कर गया। वेट क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि बेटा यहाँ जो लिक्विड है वो क्या बन के उड़ रहा है? भाप बन के उड़ रहा है, दूर जा रहा है, तो धीरे धीरे भाप बनने से वेट तो डिक्रीज होता जाएगा ना, वेट डिक्रीज होगा। वेट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डज नॉट एक्ट, मगर वेपर प्रेशर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि गैसेस एवेपोरेट होके चली गई, दूर चली गई। समझ गया ना? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल एस्केप आउट कर गए। तो यदि बॉक्स आपका खुला हुआ है तो आप सरफेस प्रेशर की, वेपर प्रेशर की बात नहीं करोगे, और हमें इस चैप्टर में वेपर प्रेशर की बात करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो आओ भाई क्लोज कर देते हैं स्पेशल को। अब हमने ये सरफेस था, ये हमने क्लोज कर दिया, ये एवेपोरेट हुआ मॉलिक्यूल हवा में आ गया, स्टीम बन गए सारे के सारे, स्टीम बन गए ना। स्टीम बनने के बाद यहाँ किस फॉर्म में भरे हुए हैं बेटा? गैस फॉर्म में। और आपको पता है कि दुनिया की हर गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिस जोन में रहती है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट, और हर तरफ इक्वल प्रेशर गैस एक्सर्ट करती है। पता है ना आपको? जहां पर भी है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसलिए गैस जो होगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। समझ गए? लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाता है बेटा? वेपर प्रेशर। समझ गए ना? जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा ये प्रेशर उतना ज्यादा बनता जाएगा, ये प्रेशर उतना ज्यादा बनता जाएगा। क्लियर हो गया ना?
तो इफ कंटेनर इज ओपन देन वेपर प्रेशर की कोई बात नहीं होगी, बट यदि कंटेनर क्लोज है तो वेपर प्रेशर की बात होगी। ओके यस, इतना नोट करो बेटा। कभी भी आप कभी मिनरल वाटर की बोतल वगैरह खरीदते होगे तो आपको देखा होगा कि आपने देखा होगा कि वाटर की ड्रॉपलेट ऊपर छोटी छोटी सी लगी रहती है। तो होता क्या है बेटा कि यहाँ का जो लिक्विड है ये वेपराइज होता है। क्या होता है? वेपराइज। सरफेस पे जाकर के फिर कंडेंस हो जाता है, कूलनेस मिलती है हल्की सी और जाके कंडेंस हो जाता है। बाहर की ठंडक लेता है और जाके वो कंडेंस हो जाता है, क्योंकि वेपर बना था हाई एनर्जी में, ठंडक मिल गई तो फिर से लो एनर्जी में आ गया और धीरे धीरे लेयर से गिरते गिरते ये बन जाएगा। मतलब हो क्या रहा है कि वेपर लिक्विड जो है पहले किस में गया बेटा? वेपर में। लिक्विड जो उसके अंदर का था वो किस में गया? पहले वेपर में, और फिर वेपर बनने के बाद वापस किस में फेज में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ये चलता रहता है, वेपर लिक्विड में बनता है, लिक्विड वेपर में जाता है, समझ गए ना? और ऐसा करते करते एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। क्या मेंटेन हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो? इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे कि कोई ऐसा तुम समझो कि शादी में खाना खाने के लिए लोग घुसते हैं जब कोई बड़े दिनों बाद, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अब सोचो जब लॉकडाउन के बाद ओपन होगा लॉकडाउन, शादियों में लोग जाएंगे खाने के बाद, पहली शादी आज से 3 साल बाद, तो लोग टूट पड़ेंगे पहले एकदम से, बड़ी तेजी से टूट पड़ेंगे। तो बेटा उनकी रेट ऑफ, बिल्कुल खाना खाने की रेट, ले भाई जल्दी जितना हो सकता है, बड़े तेजी से भरेंगे एकदम, बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बोलो हाँ, कम होता जाता है, और फिर वो एक सही उसमें आ जाते हैं, एक सही ट्रैक में आ जाते हैं। ये जो सही ट्रैक शुरू होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एक तरीके का बैलेंस मेंटेन होना, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो यदि कोई दो काम हो रहे हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट, अगर वो दोनों सेम रेट से हों, जिस रेट से वेपर बने उसी रेट से पानी बने वापस, समझ गया ना? तो यदि ये साइकिल चलता रहे बिल्कुल इक्वल रेट में, रफ्तार इनकी सेम रहे, इस व्यवस्था को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। तो बॉक्स बंद है, वेपर एस्केप कर नहीं पाएगी। ओके, लिक्विड मॉलिक्यूल जाएगा, एवेपोरेट होगा, अगेन कंडेंस हो जाएगा। सो वी हैव अ साइकिल ऑफ वेपर, कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। ओके, so there is a equilibrium is maintained, there is a equilibrium in maintained. So in this such case, when equilibrium is maintained, the pressure of the gas, or you can say vapor, is called vapor pressure. It is called vapor pressure, P. Okay, vapor pressure P. Vapor pressure, and if this liquid is pure, और ये pure liquid है, तो हम किससे डिनोट करेंगे? P नॉट A। P नॉट A प्योर लिक्विड है, मैंने बोला ना, प्योर लिक्विड, वॉलेटाइल था, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं थी। सो दिस इज कॉल्ड P नॉट A। P नॉट A का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। लिक्विड का नाम A था तो A यूज हो रहा है, और नॉट मतलब शुद्ध, एकदम प्योर, जिसके साथ कोई मिलावट ना हो। ओके, आगे समझ में ना? अभी तो मैंने एक ही लिक्विड लिया है, पानी भरा है, तो मैंने सॉल्यूट तो मिलाया ही नहीं है, अभी मिलाऊंगा। अभी मैंने क्या पढ़ा है? मैंने कहा मैं अभी वेपर प्रेशर पढ़ा रहा हूँ, अभी मिक्सिंग करूंगा बाद में। जब मैंने टॉपिक का नाम लिखा था मिक्सिंग ऑफ, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड, तो अभी देखेंगे, है ना? अभी इसको प्योर को इम्प्योर करेंगे, बट अभी प्योर अकेला A है। तो जिस समय तक कोई अकेला है तो बेटा लगता है नॉट। क्या लगता है? नॉट। तो P नॉट A। हाँ, तो बर्तन खुला है यदि, तो P नॉट A कितना होगा मेरे दोस्त? 0। P नॉट A 0 होगा। बट यदि बर्तन खुला नहीं है तो P नॉट A कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ओके, सो क्या सीखा हमने?
ड्यूरिंग दिस कंडीशन द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. विच कंडीशन? एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर मेंटेन करती हैं गैसेस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है. सो नोट इट डाउन. वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वेसल. शेप एंड साइज ऑफ द वेसल. अब आप बोलोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप अगर वेसल का साइज बड़ा ले लोगे, सर आप वेसल का साइज बड़ा ले लेंगे तो ये मॉलिक्यूल तो ज्यादा हो जाएंगे. ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ज्यादा. हाँ या ना? मतलब ज्यादा इवेपोरेशन होगा. अब ज्यादा इवेपोरेशन होगा सर तो प्रेशर लगना चाहिए, प्रेशर और बढ़ना चाहिए. तो मतलब वेसल बड़ा होगा. वेसल यदि बड़ा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, प्लेस उसकी सरफेस बड़ी होगी, तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होना चाहिए. और आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं कि ये वेसल के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ये वेसल के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है. बताइए क्या रीजन होगा? अरे भाई हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, एंड जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया, समझ गए ना? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो भैया अब होगा क्या कि आपका एरिया बढ़ गया है तो उसी हिसाब से आपका फोर्स भी बढ़ गया है. तो ये 2 टाइम्स हुआ तो नीचे भी तो 2 टाइम्स हो गया, तो ले दे के प्रेशर तो वही मेंटेन रहेगा ना. जो चीज हम पर यूनिट की बात करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है. फिर से समझो, ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया सरफेस एरिया बढ़ गया वेसल बड़ा लेने से, तो उसके हिसाब से फोर्स भी बढ़ जाएगा. अभी आप ही ने कहा कि सर फोर्स बढ़ेगा. हाँ मानता हूं, मगर उसके हिसाब से एरिया भी तो बढ़ गया. अगर एरिया ना बढ़ता तो मैं मानता कि हाँ प्रेशर बढ़ा, बट आपने एरिया भी बढ़ा दिया और फोर्स भी बढ़ा दिया, तो बात तो वही हुई ना. क्लियर हुआ ना? तो मतलब कभी भी सरफेस पर साइज पर डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वेसल बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर यदि आप बढ़ा रहे हो बेटा तो ज्यादा जल्दी से एवेपोरेशन होगा. होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर ज्यादा लोग जमा होंगे और ज्यादा लोग जमा होंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. करेंगे ना? करेंगे ना? हाँ. तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. सेकेंड, नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड की मतलब बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे? बेटा कोई लिक्विड कम वॉलेटाइल होता है, कोई लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होता है. जो ज्यादा जल्दी वॉलेटाइल हो जाएगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जो लेस वॉलेटाइल होगा उसका प्रेशर लेस होगा. आई ना बात समझ में? तो वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड. ठीक है ना? हाँ, दूसरी बात बेटा मैंने क्या सिखाया? वेपर प्रेशर का कंसेप्ट किस कंडीशन पर वैलिड है बेटा? ओनली एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम. ओनली एट इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए, डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर. जस्ट मेक द हेडिंग डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर. मतलब वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है? इट मीन्स फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स. वो फैक्टर जिसमें वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. तो मैंने बताई दी आपको. नंबर 1, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर. ये कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि कंटेनर बड़ा है छोटा है. इस बात पे इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है ना? लॉजिक क्या दिया मैंने? लॉजिक मैंने ये दिया बिकॉज हम जो प्रेशर देते हैं दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है ना? तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स भी बढ़ता जाएगा, तो वो 2 टाइम्स तो ये 2 टाइम्स वैल्यू वही आ जाएगी. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस. यू टेकिंग नेचर ऑफ द सबस्टेंस. कौन सा सबस्टेंस आप ले रहे हो, कौन सा लिक्विड आप ले रहे हो.
समझ गए ना? लिखो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस नेचर ऑफ सब्सटेंस। चलो देखते हैं भाई नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है। बेटा आपके पास दो वेसल हैं, दोनों बंद हैं और दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब हम तैयार हैं पढ़ने के लिए वेपर प्रेशर। दोनों बंद हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम तैयार हो गए वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए। आओ पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। दो वेसल ये है बेटा, दो वेसल, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है। दोनों में बेटा भरा हुआ है, एक में भरा हुआ है H2O मीन्स वाटर, और एक में भरा है बेटा C2H5OH मीन्स एल्कोहल। समझ गए ना? एक में H2O भरा हुआ है और एक में C2H5OH भरा हुआ है। अब H2O में आपको पता होगा, H2O लिक्विड फेज में होने का कारण होता है, इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गया ना? पानी का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पानी का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। पानी का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 नेबरिंग H2O से घिरा रहता है। समझ रहे हो? ये ऐसे जैसे ये इधर से घिरा है, ऐसे ये 4 जगह से घिरा रहेगा एक। परंतु C2H5OH का एक मॉलिक्यूल एक जने के साथ, कितने के साथ? एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये कितने के साथ? ये कितने के साथ? अब ये बताओ, तगड़ा अटैचमेंट जकड़ के किसको रखा गया? इसको कि इसको? H2O को जकड़ के रखा गया है। तो H2O उड़ना भी चाहे, वॉलेटाइल होना भी चाहे, तो क्या इजीली हो पाएगा? और ये होना चाहे तो इजीली हो पाएगा क्या? ये इजीली हो जाएगा, और ये इजीली नहीं होगा। ये इजीली हो जाएगा मतलब ये वेपर बना देगा, और ये इजीली नहीं हो पाएगा मतलब वेपर नहीं बना पाएगा। तो बताओ मुझे कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ? C2H5OH का। बिल्कुल सही, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? तो मतलब जिसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, जितना अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल में, उतना वेपर प्रेशर उसका कम होगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मींस अब लिखूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा P0। P0 मतलब शुद्ध, क्योंकि इसमें शुद्ध क्यों है? क्योंकि अकेला पानी है। अकेला क्या है? पानी। अगर शक्कर मिला देता तो अशुद्ध हो जाता। तो P0 ऑफ H2O इज लेस देन P0 ऑफ C2H5OH, मतलब कि शुद्ध एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा है। किससे? शुद्ध वाटर से। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? तो क्या कंसेप्ट बना? कंसेप्ट बना वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। लिखो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है? चलो अब एक और देखते हैं बेटा, 3 एग्जाम्पल। एल्कोहल बेटा 3 कैटेगरी में आता है। एक आता है मोनोहाइड्रिक, एक आता है डाईहाइड्रिक, और एक आता है ट्राईहाइड्रिक। ठीक है ना? मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH रहता है पार्ट, डाईहाइड्रिक मतलब जिसमें 2 OH पार्ट रहते हैं, और ट्राईहाइड्रिक मतलब जिसमें 3 OH पार्ट रहते हैं। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH पार्ट रहता है उसे सिंपल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना? डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH पार्ट रहते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकॉल, और जिसमें 3 पार्ट रहते हैं OH के, उसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल लिख देता हूं बेटा मैं।
ओके, एग्जाम्पल C2H5OH, क्या है ये? बहुत जाना हुआ नाम है, एल्कोहल। जीवन की हर समस्या का हल एल्कोहल। ये इथेनॉल इसका IUPAC नाम है, इथेनॉल। भैया मेरी बात सुन के कोई समस्याओं का हल मत ढूंढने लगना इसमें, नहीं तो केस हम ही पे कर दो कि हमारे सर जी ने सिखाया हर समस्या का हल। C2H5OH बेटा बन गया इथेनॉल। अभी मैंने बताया था ये अपने नेबरिंग 1 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब देख बेटा, यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो आपको याद होगा? नहीं, अभी याद नहीं होगा। CH2OH, CH2OH, क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाईहाइड्रिक को क्या नाम बताया मैंने? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कट 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 कट। अब भाई 2 OH है तो ज्यादा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना 1 OH की तुलना में। यार यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। ग्लाइकॉल को CH2OH, CH2OH, ग्लाइकॉल। तीसरा बेटा ग्लिसरॉल लिख लो, ट्राईहाइड्रिक। तीसरा ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH एंड अगेन C के नीचे C रखना, CHOH एंड CH2OH अगेन। ये लो भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? सरफेस प्रेशर, वेपर प्रेशर सॉरी, कौन एक्सर्ट करेगा? इथेनॉल की ग्लाइकॉल की ग्लिसरॉल? हाँ, इथेनॉल। एथेनॉल में इसलिए करेगा क्योंकि इसका H बॉन्ड सबसे कम है, इसका और ज्यादा है तो ये चपक के रहेंगे, ये तो छोड़ेगा नहीं ग्लिसरॉल, तो ये वेपोरेट होएगा ही नहीं। तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम? सबसे कम P0 है ग्लिसरॉल का, उससे ज्यादा P0 है ग्लाइकॉल का, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो पड़ेगा P0 वो है एथेनॉल का। क्यों कराया ये सवाल? ये सवाल समझाने के लिए मैंने कराया कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, या टाइप ऑफ कैसा आप लिक्विड लेते हैं, है ना, उस पे डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम बेटा? आ गया समझ में ना? तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी H बॉन्डिंग यहाँ पे मिनिमम है इस वाले की। ये H बॉन्ड यहाँ पे जो H बॉन्ड का टाइप है बेटा ये कमजोर है, दैट इज मिनिमम। और यहाँ पे जो मेरे बच्चे H बॉन्ड है वो है मैक्सिमम कैटेगरी का, मतलब H बॉन्ड यहाँ पे बहुत मजबूत है और यहाँ पे बहुत मिनिमम है। ओके, चलिए एक टेबल बना करके समझते हैं कि वेपर प्रेशर ऑन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस कह लो या लिक्विड कह लो, या लिक्विड कह लो, है ना। चलिए तो 2 कैटेगरी बना ले बेटा इसमें। एक है वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस जो भाप बनेंगे। अब वोलेटाइल सब्सटेंस जो होंगे, एग्जाम्पल H2O, तो इसका खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? P0 H2O, कुछ ना कुछ होगा, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। शुद्ध वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर C2H5OH, ऐसे इसका लिख लेना। CH3OH मिथेनॉल, जहरीली शराब। C6H6 बेंजीन का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। एंड C6H5 CH3 क्या कहते हैं इसको? टॉलुइन
ऐसा बनता है, यहाँ CH3 लगता है, ठीक है ना, टोल्यूइन ये है। तो ये वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ एक्सर्ट करेंगे। क्या नहीं बताए थे मैंने? वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब आपके पास ऐसे सब्सटेंस है जो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं? सॉलिड। सारे के सारे नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं? सॉलिड। सरसों का तेल, सरसों का तेल जो है, अब ये तो मस्टर्ड ऑयल, हाँ, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सरसों का तेल वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। ओके, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सरसों का तेल एग्जैक्टली, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि वो क्या है ना, है ना। फिर ऐसा कोई लिक्विड जो कि, क्योंकि वो मिक्सचर है कई चीजों का सरसों का तेल, है ना। सो लेट्स सी, देखूंगा, बताऊंगा। अभी देखिए मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, प्योर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि आप नमक को डाल दो, नमक को डाल दो किसी बीकर के अंदर, सॉलिड नमक को, क्या कोई वेपर क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो इनका सॉलिड्स का, जितने भी सॉलिड्स होते हैं, इनका वेपर प्रेशर 0 होता है। इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर, शुद्ध वेपर प्रेशर P नॉट इक्वल टू 0। देन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बिल्कुल भी वेपोरेट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी वेपोरेट नहीं होते हैं, घुल जाएंगे मगर वेपोरेट नहीं होंगे। भाई पानी में आप नमक को घोल दो, पानी में आप नमक को घोल दो, सॉल्ट को आपने डिसॉल्व कर दिया, तो जब गर्म करोगे तो कौन एवेपोरेट होगा? वाटर। नमक एक भी वेपोरेट नहीं होगा। समझ गए ना? सेकेंड एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए जो क्या है? नॉन वॉलेटाइल, हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील, जो वेपोरेट नहीं होंगे, अवाष्पशील। ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट, यूरिया, यूरिया NH2 CO NH2 एवेपोरेट नहीं होगा। ग्लूकोज, ये भी एवेपोरेट नहीं होगा। फॉर्मूला C6H12O6। सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11। ओके, these all having no tendency to evaporate। इसलिए यदि आप इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर देखेंगे इनका खुद का, तो कितना होगा भैया? 0। रख दो इनको, हिलेंगे नहीं टस से मस, कभी वेपर नहीं बनेंगे, और जो वेपर नहीं बनता है उनका 0 होता है। बेटा इनके मास लिख लो। यूरिया का मास होता है बेटा 60 ग्राम मोलर मास, इसका ग्राम मोलर मास 60 ग्राम। ग्लूकोज का ग्राम मोलर मास होता है बेटा 180 ग्राम, एंड सुक्रोज का ग्राम मोलर मास 342 ग्राम, 342 ग्राम। ठीक है, अब टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप देख लो वेपर प्रेशर की। थर्ड फैक्टर, वेपर प्रेशर डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो वैसे सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलेगी तो सरफेस पर और जल्दी भागे भागे आएंगे, और सरफेस पर भागे आके डांस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे तो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट है वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो फंडा हो गया, बट ग्राफ थोड़ा सा ऐसा जाता है बेटा। ये लिखो बेटा वेपर प्रेशर, और नीचे है कैपिटल T टेम्परेचर, वेपर प्रेशर कैपिटल T टेम्परेचर। ये ग्राफ बेटा इस तरीके से जाता है।
ये ग्राफ बना लो बस, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है। ओके फाइन। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका, ये था वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब 2 ऐसे लिक्विड जो वॉलेटाइल हो सकते हैं। समझ गए ना? एक लिक्विड रहेगा ए, एक लिक्विड रहेगा बी। इसका खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नॉट ए शुद्ध वेपर प्रेशर, हाँ या ना? इसका शुद्ध वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नॉट बी। जब दोनों को मिला दिया गया तो आपको लग रहा होगा सर टोटल वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। समझ गए? ऐसा लग रहा होगा, कल देखेंगे कि क्या ये बात ऐसी होती है कि नहीं होती है। जब दोनों को मिला दिया गया तो वेपर प्रेशर क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये बात कल हम पता चलेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।